वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 19th लेक्चर है। इसका टाइटल है मार्केट स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग रन के अंदर जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो तमाम के तमाम वेरिएबल होते हैं। तो लॉन्ग रन के अंदर फर्म जो है वो एंटर हो सकती हैं और लीव कर सकती है इंडस्ट्री को। सो इफ देयर आर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, मोर फर्म विल बी अट्रैक्ट इन द मार्केट। अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है शॉर्ट रन के अंदर तो ज़्यादा फर्म जो है वो अट्रैक्ट होंगी मार्केट के अंदर और इंक्रीज हो जाएगी सप्लाई। जब सप्लाई बढ़ जाएगी, बहुत सारी फर्म इंटर हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाएंगे और एलिमिनेट कर देगा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज़ इन द लॉन्ग रन। और अगर फर्म जो है वो लॉस कर रही है शॉर्ट रन के अंदर, ऑलरेडी वो लॉस पे थी, तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि फर्म फिर इंडस्ट्रीज छोड़ देंगी लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि कॉजिंग सप्लाई टू फॉल। और फिर उससे जो है वो फर्म जो है वो जब इंडस्ट्री छोड़ देंगी तो उससे सप्लाई गिर जाएगी और इस तरह प्राइस बढ़ जाएंगे और नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रिस्टोर्ड हो जाएगी। तो ये कुछ फ़र्क आएंगे, यानी कि जब शॉर्ट रन से लॉन्ग रन में जाएगी, अगर फर्म्स ऑलरेडी प्रॉफिट कर रही हैं तो फिर ज़्यादा फर्म जो है वो आ जाएंगी। उससे क्या होगा कि प्राइस गिरती जाएगी लॉन्ग रन के अंदर। और अगर फर्म ऑलरेडी जो है वो लॉस में है तो फिर बहुत सी फर्म्स इंडस्ट्री छोड़ देंगी और फिर उससे क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर जब इंडस्ट्री छोड़ेंगी फर्म्स तो फिर जाहिर बात है सप्लाई के अंदर कमी आएगी और फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा जो है रिस्टोर्ड हो जाएगी। तो लॉन्ग रन देयर फॉर प्रैक्टिकली कैन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव कैन ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन के अंदर जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर सिर्फ फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। सो एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या है? सो पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कंसर्न होता है दोनों के साथ, एलोकेटिव एफिशिएंसी और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी क्या है? एलोकेशन क्या होता है ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, यानी मुख्तस कर देना, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को दे देना। अब ये है क्या, इसका मतलब है ऑप्टिमल पॉइंट प्रोडक्शन का वेयर फॉर एनी फर्म इज़ वेयर MC इज इक्वल टू MR। जहाँ पर ये ऑप्टिमल पॉइंट होता है प्रोडक्शन का किसी भी इंडिविजुअल फर्म का, जहाँ पर MC बराबर होता है MR के, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के। ये ऑप्टिमम पॉइंट होता है प्रोडक्शन का किसी भी सोसाइटी के लिए, जहाँ पर प्राइस बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। प्राइस जो बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशनल कॉस्ट जो होगी। दिस इज़ कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एलोकेटिव एफिशिएंसी। ये ही पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमम एलोकेटिव एफिशिएंसी का, और ये अचीव होता है परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पर MR बराबर होता है MC के और MR बराबर होता है AR और P के लिए, P के परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस फर्म के अंदर, जो कि प्राइस टेकिंग फर्म होती है। तो इसी वजह से P भी MC के बराबर होता है। अच्छा, अब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये अटेंड होता है जहाँ पे फर्म्स जो है वो प्रोड्यूस करती हैं बॉटम ऑफ देयर AC कर्व के बॉटम के ऊपर प्रोड्यूस करती हैं। गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट मैनर के अंदर, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्ट जो है एफिशिएंटली होती है उसकी। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो अचीव करती हैं इसको लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती हैं P इज इक्वल टू MC के ऊपर। और एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट आल्सो हैपन टू बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और ये जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, हैपन्स टू बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी का पॉइंट भी होता है ये, यानी कि जहाँ टेंजेंट कर रही होती है, विद द लोएस्ट पार्ट ऑफ AC कर्व। AC कर्व के लोएस्ट पार्ट के ऊपर टेंजेंट हो। सो ऐसे सिचुएशन में P जो है वो बराबर होगा AC के मिनिमम। अच्छा, अब है आपके सामने मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है ये तो आपको पता ही है। मोनोपोली किसको कहा जाता है? जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म होती है, सिंगल प्रोड्यूसर होता है, उसके पास पूरी की पूरी जो है वो प्राइस मेकिंग की पावर होती है, वो खुद से प्राइस सेट कर सकती है। अब है मोनोपोली पावर। इकोनॉमिस्ट ऑफ एन इंडस्ट्रीज, हाउ मच मोनोपोली पावर एनी फर्म हैज़। इस बात में इंटरेस्टेड है इकोनॉमिस्ट के कितनी मोनोपोली फर्म की एक पावर होती है। हेयर मोनोपोली स्टैंड्स फॉर द एक्सटेंट टू विच द फर्म कैन रेज प्राइजेस विदाउट ड्राइविंग अवे ऑल कस्टमर। मोनोपोली जो है वो फर्म जो है वो प्राइस बढ़ा सकती है और उसके कस्टमर कहीं जाएंगे भी नहीं, सारे कस्टमर उसके कहीं जाएंगे भी नहीं अगर मोनोपोली पावर प्राइस बढ़ाती भी है। सो क्योंकि अदरवाइज अगर हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि मोनोपोली पावर और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। ऐसी फर्म्स हुज कस्टमर आर मोर हैव मोर मोनोपोली पावर। अब मोनोपोलिस्टिक फर्म फेसेस इनइलास्टिक डिमांड ऑफ इट्स। अब मोनोपोली जो फर्म है उसका जो डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक है, यानी कि वो प्राइस बढ़ाएगी भी तो जाहिर बात है उसके कस्टमर नहीं जाएंगे। डिमांड के अंदर उसकी फ़र्क नहीं है, खिंचाव नहीं होता। उसका जो डिमांड कर्व है उसके अंदर खिंचाव नहीं है। प्राइस बढ़ाने से भी या कम करने से भी उसके कस्टमर के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता।
और डिमांड कर्व जो इसका होता है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। और जबकि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें इंडेफिनेटली इलास्टिसिटी होती है। अब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में कहाँ जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जाता है। सो मोनोपोली फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती है जहाँ पर MC उसका बराबर होता है MR के, और MC कर्व जो है वो कट करता है MR कर्व को फ्रॉम द बिलो, यानी नीचे की तरफ से वो कट कर रहा होता है। लेकिन ये बात समझने की है कि MC कर्व जो है वो सप्लाई कर्व नहीं है जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर था। तो फ़र्क है कि MC कर्व जो है वो इसके अंदर वाला कर्व नहीं है, सप्लाई का कर्व नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जिस तरीके से था यहाँ पर मोनोपोली के अंदर वो नहीं है। और मेजर डिफरेंस है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर और मोनोपोली के अंदर। अच्छा, हाउ आ मोनोपोलिस्ट रिटेन इट्स मोनोपोली, किस तरीके से मोनोपोलिस्ट जो है वो अपना मोनोपोली बरकरार रख सकता है। ये इस वजह से भी हो सकता है, नेचुरल रीजंस की वजह से भी हो सकता है, या फिर एक्टिविटी पॉलिसीज़ की वजह से भी हो सकता है जो मोनोपोलिस्ट करता है। कुछ कुदरती चीज़ों की वजह से भी होता है और एक्टिव पॉलिसीज़ की वजह से भी, तो ये भी रीज़न है। उसके अलावा लार्ज इनिशियल फिक्स कॉस्ट में भी इन्वॉल्व, यानी बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट आ रही है शुरू में जब बिज़नेस किया जाए उस दौरान बहुत ज़्यादा फिक्स कॉस्ट आ रही है, इस वजह से भी हो सकता है। जैसे रिफाइनरी का बिज़नेस है तो उसको लगाने के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है जो हर कोई नहीं लगा सकता। तो इस किस्म की वजह भी हो सकती है कि ऐसा बिज़नेस कोई स्टार्ट कर दे जिसको लगाने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट आ रही हो तो उस तरह का कोई और दूसरा बिज़नेस ना बन सके। उसके अलावा नेचुरल मोनोपोली एक्सपीरियंस करती हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। जो नेचुरल मोनोपोली होती है उनके पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है, उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसका ऑपरेशन जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसी वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन या ब्रांड लॉयल्टी से भी मोनोपोली बन जाती है। एक प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी डिफरेंट चीज़ होती है जो बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं होती। फॉर एग्जांपल एप्पल की जो प्रोडक्ट है आईफोन है, उसके अंदर एक डिफ्रेंसीशन, उसका एक अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बाकी फ़ोन्स के अंदर, बाकी कंपनीज़ के अंदर नहीं है, तो उससे भी एक मोनोपोली बन जाती है। और ब्रांड लॉयल्टी भी होती है, कस्टमर्स जो है वो लॉयल रहते हैं उस ब्रांड के साथ, उस ब्रांड को बार बार ख़रीदते हैं। और एक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी से भी फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा द थ्रेट ऑफ टेक ओवर बाय द मोनोपोलिस्ट समटाइम प्रिवेंट अदर फर्म फ्रॉम एंट्रिंग। थ्रेट जो होता है टेक ओवर होने का, उसकी वजह से भी जो है मोनोपोलिस्ट कभी कभी रोक देता है दूसरी फर्म्स को एंटर होने से। और मोनोपोली जो है वो कंट्रोल करता है सप्लाई जो है की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो की फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के उनको सप्लाई करता है, ये भी एक वजह होती है। और उसके अलावा मोनोपोलिस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट, ऐसी प्रोडक्ट जो कोई दूसरा इमिटेट नहीं कर सके, उस जैसी प्रोडक्ट ना बना सके। वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करवा ले पेटेंट्स के थ्रू या कॉपीराइट्स के थ्रू, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कोई दूसरी कंपनी उसकी प्रोडक्ट को कॉपी नहीं कर सकती या उस जैसी प्रोडक्ट नहीं बना सकती। तो ये था आज का लेसन। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।